वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मेडिको। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 एनसीईआरटी का मतलब क्लास 11 का एनसीईआरटी चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, वो पूरा पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से जाएंगे और उसके बाद में हम लोग दूसरा फिर वो सेल्फ मेड नोट्स वाला करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर वाइज है गाइज वो शायद 2-3 लेक्चर्स में होगा क्योंकि एक लेक्चर में इतना पूरा करना पॉसिबल नहीं है। सो जल्दी से शुरू कर देते हैं। सो ये रहा फर्स्ट, How wonderful is a living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms could be cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lake, desert और hot springs leave us speechless. सो ये जो दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो ना, इसमें क्या क्या है, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, क्या क्या है प्रेजेंट होता है। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, मतलब लिविंग में टोटल लिविंग में क्या क्या होता है वो सब दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। मतलब ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, पॉपुलेशन है, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, अमंग कम्युनिटीज़ है, और ये जो सब है गाइज वो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। पर इसमें लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग। सो वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। सो इस पैराग्राफ में हम लोग को क्या क्वेश्चन मिला, एक क्वेश्चन मिला इस पैराग्राफ में एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ लिविंग। ये रहा इधर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ लिविंग। सो अगला देखते हैं, सो आगे इसका आंसर देखते हैं। चलो इसका आंसर क्या आएगा व्हाट इज़ लिविंग, ये देखो। सो ये बुक का शुरू कर देते हैं पहले से। व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग का ये देखो ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिविंग। सो when we try to define living we conveniently look for distinctive characteristics exhibited by living organism। लिविंग क्या होती है, जो कैरेक्टर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बताते हैं उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग। उसमें क्या क्या आ जाएगा गाइज, उसमें आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, सेंसिंग एबिलिटी और माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स एंड कम आउट ऑफ माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर्स। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग, ऐसे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स है। उसमें हम लोग जो डिफरेंस करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ऐसे काफ़ी अलग अलग है जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म भी आ जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब वही आ गया सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरैक्शन इज द इमरजेंसी टू दिस लिस्ट। सो इसमें क्या क्या और दिया है, वन कैन फ्यू ऐड लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस इन द लिस्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। सो सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे गाइज। सो पहले आता है द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ग्रो मतलब क्या होता है भाई, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजिंग नंबर, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो दोनों साथ में, अगर मास भी बढ़ रहा है और नंबर भी बढ़ रहा है तो वो है ग्रोथ, वो ग्रोथ में आ रहा है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन से ग्रोथ आएगा। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ इज बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। सो अगर ये ग्रोथ प्लांट में है, अगर ये ग्रोथ प्लांट में, ग्रोथ अगर प्लांट में होती है तो वो लाइफ टाइम होती है। पर अगर वो एनिमल्स में हो रही है, अगर वो ग्रोथ एनिमल्स में हो रही है तो दिस ग्रोथ कैन बी शोन अप टू सर्टन एज। तो कुछ एज तक ही ये ग्रोथ दिखेगी आपको और उसके बाद ये ग्रोथ नहीं दिखेगी। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। पर ये जो एनिमल्स में होता है ना, अगर आपका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है या फिर उसको इंजरी हो जाती है तो उसके जगह पे जो सेल्स है वो अगर डैमेज हो गए तो रिप्लेस हो सकते हैं गाइस। सो इसकी वजह से एनिमल्स में सेल ग्रोथ तो कंटिन्यू रहता है पर वो लिमिटेड एज तक रहता है और उसके बाद में वो इंजरी को हील कर सकता है गाइस। सो इसमें आ गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेल्युलर भी सेल डिवीजन से थे, यूनिसेल्युलर भी सेल डिवीजन से ही हो रहे हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दैट इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. Growth or reproduction are mutually exclusive events in higher animals and plants. Growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. अगर आपका वेट भी बढ़ रहा है तो उसको भी हम लोग ग्रोथ बोलेंगे, ग्रोथ वेट ग्रोथ बोलते हैं। अगर आपका वजन भी बढ़ जाता है तो उसको भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक टू इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर आप देख रहे हो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी जो बॉडी मास है वो ग्रो होते जा रहा है। सो ये जो है मतलब अगर बॉडी मास आप इसमें काउंट कर रहे हो तो ग्रोथ में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे क्या होता है देखो, माउंटेन्स है, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो, और सैंड माउंट्स है, ये भी ग्रो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस।
और ये जो ग्रोथ होता है गाइज, इसका जो एक्यूमुलेशन है, मतलब ये जो ग्रोथ होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसका सिर्फ बॉडी मास बढ़ता है और वो अंदर से नहीं, वो बाहर के ऊपर बढ़ता है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होता है वो होता है ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। सो इधर दिया हुआ है ग्रोथ therefore cannot be defined as the defining property of the living organisms. Conditions under which it can be observed in living organisms have to be explored, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. आपको ये भी याद रखना है कि dead organisms होते हैं वो grow नहीं होते। so ये जो है growth, जो ग्रोथ हमने पढ़ा अभी, ग्रोथ वो क्या वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो नहीं है। तो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगला क्या है? अगला देखते हैं रिप्रोडक्शन है, सेकंड वाला है। पहले ग्रोथ देखा था और उसके बाद आ गया रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है हम लोग देखेंगे, पर ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर है। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सो अगर वे वेरिएबल भी हो गए और इनवेरिएबल भी हो सकते हैं, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है गाइस उसमें रिप्रोडक्शन होता है और उसमें पेरेंट्स होते हैं जो लेस सिमिलर होते हैं या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं। वेरिएबिलिटी होगी, इम्प्लिसिटी होगी, वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर पेरेंट्स से थोड़े अलग दिख रहे हैं या फिर मदर और फादर दोनों में से किसी के तरह दिख रहे हैं तो इसमें वेरिएबल हो गए। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। सो ये जो फंगाई होता है उसमें होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंगाई में होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंगाई में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होगा? बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग ईस्ट। इन प्लानेरिया, प्लानेरिया मतलब फ्लैटवर्म आ गया हो, फ्लैटवर्म में क्या होता है? रीजनरेशन होता है। अगर उसका कोई भी पार्ट काट दिया जाए तो उधर से वो फिर से नया वर्म बन जाता है। सो वो हो गया फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर उसका हेड टूट गया तो उधर से हेड से वो आगे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और टेल टूटता है तो उधर से वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है गाइस। द फंगाई, फिलामेंटस अलगे, प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेस all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous to growth, that is increase in number of cells. So ये जो algae है ये यूनिसेल्युलर होते हैं, पर ये इसका जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम होता है, क्योंकि जो अलगी आपको पता होगा, मतलब ये एमीबा आपको पता होगा कौन सा डिवीजन करता है? बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है एमीबा में। और उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? वो जो सेल होता है वो एक ही सेल दो पार्ट में डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, और फिर वो दो सेल आगे दो सेल बनाएंगे, मतलब वो दो सेल के चार सेल होंगे, और इसकी वजह से रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ, दैट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। ग्रोथ को हम लोग ने क्या डिफाइन किया था? सेल नंबर में या फिर मास में ग्रोथ होगा। तो वो क्या था? नॉन लिविंग थिंग में वो माउंटेन्स वाला एग्जांपल लिया था। हेंस वी नोटिस दैट द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हुए, क्योंकि हम लोग को ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो स्टेराइल होते हैं, आपको मालूम होगा वर्कर बीज है, म्यूल है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है, ये सब होते हैं स्टेराइल होते हैं, ये स्टेराइल कपल्स होते हैं। सो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ऐसे भी कपल्स है जिनको बेबी नहीं होता और इनफर्टाइल होते हैं, तो वो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो रिप्रोडक्शन है डिफाइनिंग कैरेक्टर। सो इधर ही हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैनॉट बी द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन कैनॉट बी डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या क्या नहीं हुआ है? भी ग्रोथ भी देख लिया, वो भी नहीं हुआ, ग्रोथ भी नहीं आया और रिप्रोडक्शन भी नहीं आया, ग्रोथ भी नहीं आया और रिप्रोडक्शन भी नहीं आया। सो अगला देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। सो ये जो मेटाबॉलिज्म है थर्ड कैरेक्टर आ गया, मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। These chemicals, small or big, belonging to various classes, sizes, function, are constantly being made and changed in some other biomolecules. और ये जो मेटाबॉलिज्म है गाइज वो क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स।
सो हमारे बॉडी में अलग अलग केमिकल्स फॉर्म कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एलिमेंट्स है, डाइजेस्टिव केमिकल्स है, रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, या फिर एक्सक्रीटरी भी हार्मोन्स है। तो ये जो है वो केमिकल्स है, बायोमोलिक्यूल्स है। These conjure these conversion are chemical reactions or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside the living organisms. They can be inside the living organism. They can be unicellular or multicellular. So हम लोग के बॉडी में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो शायद यूनिसेल्युलर भी हो या मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म कौन कौन दिखा सकता है? प्लांट्स दिखाते हैं, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होंगे क्या? नहीं होंगे। ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे तो वो मेटाबॉलिज्म दिखाएगा क्या? वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है उसका डेफिनेशन क्या दिया है? सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो इसका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ मेटाबॉलिज्म होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो आउटसाइड द बॉडी भी होंगे अगर सेल फ्री है तो। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। सो अगर वो टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर हो रहा है तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। Hence, while metabolism is a defining feature of living organisms, without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things, but surely living reactions. Hence, cellular organization of the body is a defining character. मतलब ये क्या हुआ? अभी एक अपने को कैरेक्टर मिला जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, और उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको। मेटाबॉलिज्म क्या हुआ? डिफाइनिंग कैरेक्टर मिल गया। अभी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर मिला और दो जो थे वो नहीं थे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एंड मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ आवर बॉडी। सो अगला देखते हैं। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all the living organisms is to ability to sense their environment and surrounding. So सबसे मेन अगर सेंस होता है, इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे हो तो उसका क्या होता है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपको पता होगा, अगर आप गर्म बर्तन को हाथ लगाते हो तो आपका हाथ पीछे फेंका जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, पर आप इतना कॉन्शियस हो कि वो गर्म है तो उसको हाथ नहीं लगाना है गाइस। सो ये जो होता है वो कॉन्शियसनेस आ गया इसमें। सो पहले टेक्स्ट बुक। Perhaps the most obvious and technically complicated features of all the living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to the environment. Stimuli without should be which could be physical, chemical or biological. So ये जो most obvious and technical complicated feature of all the living organism, अगर वो फीचर क्या होता है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर वो होता है रिस्पॉन्सिव स्टिमुलाई। रिस्पॉन्सिव स्टिमुलाई टू सेंस द इन्वायरमेंट होता है वो। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली वो क्या हो सकता है? वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। अब ये तो बताने की बात नहीं है कि कितने सेंस ऑर्गन है, वो तो सबको पता है। फिर भी जोक अपार्ट, ये जोक्स क्या हो सकता है इस पर? कुछ नहीं, जोक्स नहीं। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. Plant respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. So plant responds to external factor. लाइट जिधर सनलाइट है उधर जाएगा, जिधर वाटर है उसके रूट्स उधर तक जाएंगे, जो टेम्परेचर है उसमें ही वो ग्रो होगा। ऑर्गेनिज्म से, पोल्यूटेंट से, उससे भी वो रिएक्ट कर सकता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब सिंगल सेल, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन रिस्पॉन्ड एंड सेंस द स्टिमुलाई टू द इन्वायरमेंट. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. Photoperiodism. All organisms can handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore are aware of the surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself and that is has self consciousness. Therefore human being में सिर्फ self consciousness होता है. So उसके लिए consciousness therefore become the defining property of the living organisms. तो defining property भी दो मिल गए अब, metabolism and consciousness. और जो defining property नहीं थे वो फिर से याद रखना है, growth and reproduction are not the defining properties. So आगे बढ़ते. When it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs. When it comes to human being, it is most difficult to define the living state. क्योंकि ऐसे भी पर्सन देखते हैं ना कि हम लोग कोमा में पड़ा हुआ है
उसका किडनी खराब है, हार्ट खराब है, ब्रेन डेड है, वैसे भी पेशेंट अभी भी जिंदा रहते हैं, बस वो कोई फंक्शन नहीं कर पाते. द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड. द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. उसको सेल्फ कॉन्शियस ही नहीं होता. आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ आर लिविंग और नॉन लिविंग. तो इनको क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे या फिर नॉन लिविंग बोलेंगे. ऑब्वियसली इनका अगर सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द मेटाबॉलिक ये सेल्फ कॉन्शियस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. सो इनको क्या बोलेंगे, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल द लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल but it arises as a result of interaction among the constituent cell. Similarly, properties of cellular organisms are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result or interaction among molecular components comprising of the organelle. This interaction result in emergent properties at the higher level of organization. This phenomenon is true that the hierarchical of the organism complexity at the level. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. So, living organism क्या बोलते हैं, self-replicating, self-revolving, evolving, regulating, interactive system capable of response to stimuli is called as living organism. Biology is the story of life of earth. तो biology क्या होती है, the story of life of earth. Biology is the story of evolution of living organisms on earth. Biology is story of life of earth. Biology is story of living organisms on earth. All living organisms, present, past, future, are linked to one another by sharing of the common genetic material, but by the varying degrees. Common genetic material होता है, वो common genetic material मतलब क्या होता है, DNA होता है all human beings में, but क्या डिग्रीज अलग अलग हो सकती है. मतलब ये जो बेस पेयर से DNA में आगे हम लोग पढ़ेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं गाइस. सो ये हो गया. सो अगला देखते हैं. अगला है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. Diversity in the living world. If we look around, we see a large variety of living organisms, but it potted plants, insect, bird, pets, other animals and plants. There are several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you will probably see a greater number and greater kind of varieties. So अगर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो देखो. Different kind of species present in our living world is called as diversity. So biodiversity हम लोग को सबको पता है. और ये डाइवर्सिटी में क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, पेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डाइवर्सिटी में. अगर आप एक जंगल में जाते हो, एक फॉरेस्ट में अगर विजिट करते हो, तो उधर आपको हर एक अलग अलग टाइप के, हर एक जिसका नाम पता नहीं है, वैसे भी प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट सब देखने को मिलेंगे. सो आपको याद रखना, ऑब्वियसली इफ यू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, यू विल प्रोबेबली सी अ ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स दैट यू रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज. सो टोटल स्पीशीज कितने हैं अपने इसमें, सो टोटल स्पीशीज कितने वो देखना है. नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 मिलियन. 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड दैट रेंजेस बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन or the number of types of organisms present on the earth. We should remember here that as we explore new areas and the new old ones, new organisms are continuously being identified. अगर हम लोग किसी भी नए एरिया में जाते हैं, किसी भी अगर नए एरिया हम लोग खोज रहे हैं, तो उसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स हम लोग को कंटिन्यूसली देखने को मिलेंगे. और ये तब तक होगा जब तक हम लोग न्यू एरिया फाइंड करते रहेंगे गाइस. सो अगला देखते हैं. एज स्टार्टेड अर्लियर देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. एज स्टार्टेड देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स. पीछे कितना देखा, 1.7 to 1.8 मिलियन देखा पीछे. As started, there are millions of plants and animals in the world. We know plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within country to country, or probably we recognize that would be created a long mess, find out ways that means to talk each other to refer organisms we are talking about.
सो अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे तो एक ही पेड़ का अलग अलग नाम होता है। मतलब देखो, अगर आप मैंगो ट्री पकड़ रहे हो तो मराठी में बोलेंगे उसको आंबा, हिंदी में उसको आम बोलेंगे, और वो भी हरा आम होगा तो उसको केरी बोलेंगे। सो हर एक जगह पे जाओगे तो उसका अलग अलग नाम होगा गाइस। सो उसके लिए एक सिंपल नेम जो सबको समझ में आएगा, सिंपल नेम मतलब सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ऐसे कॉमन नेम करना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्डाइज नेम होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और वो जो प्रोसेस है, जो नेमिंग का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोलेंगे उसको। हेंस there is a need to standardize the naming of the living organisms, so the particular organism is known by same name all over the world। ऐसा नाम होगा जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से वो पेड़ जाना जाएगा, और वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नोमेनक्लेचर। वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर बोलेंगे हम लोग। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called as identification। सो नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर के साथ आपको आना चाहिए आइडेंटिफाई करना है। वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नॉमेनक्लेचर के साथ आइडेंटिफिकेशन है। सो अगला, in order to facilitate the study of number of scientists that have established procedure to design a scientific name to each organism, there is acceptable that biologists all over the world for plant scientific name are agreed principles or criteria which are provided by International Code for Botanical Nomenclature, ICBN। ये सब प्लांट्स के लिए होगा, ICBN प्लांट्स के लिए होगा। और आपको एक बात याद रखनी है, ये ICBN वाला जो ICBN एंड ICZN, ये वाले MCQs काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, नीट के एग्जाम में काफ़ी बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है इसमें, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में से ये जो फुल फॉर्म है वो हमेशा आते हैं। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एंड प्लांट्स के लिए होगा, एनिमल्स के लिए होगा तो वो होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। सो क्या क्या पढ़ा इसमें, ICBN पढ़ लिया और ICZN पढ़ लिया। ICBN और ICZN पढ़ा हम लोग ने, ICBN और ICZN पढ़ा हम लोग ने। सो पहले क्या पढ़ा, ICBN पढ़ लिया था और अभी पढ़ा ICZN। सो एक हो गया ICZN हो गया। सो इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्या है, ICBN है और दूसरा है ICZN। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिजम्स हैज ओनली वन पार्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल in the part of the world to arrive the same name. They also ensure that such name has not been used for any other known organism। so ऐसा नाम लेना है वो दूसरे organisms के इस्तेमाल नहीं है। और अगर वो प्लांट के लिए होगा तो वो होगा ICBN, और एनिमल्स के लिए होगा तो वो होगा ICZN। so आपको याद रखना है, बायोलॉजिस्ट follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms। Biologists follow universally accepted rules to provide scientific names to known organisms। Each name has two components, the generic name मतलब वो genes generic name and the specific epithet। This system of nomenclature providing a name only two components is called as binomial nomenclature। binomial nomenclature क्यों, क्योंकि दो components है उसमें, इसलिए biological nomenclature। This naming system was given by Carl Linnaeus। So father of biological nomenclature, कौन है, Carl Linnaeus। It's been practiced by biologists all over the world। This name system was given two word format was found convenient। Let us make the example of mango to understand the way of providing scientific names। The scientific name of mango is written as Mangifera indica। Scientific name of Mangifera indica। Let us see how the biological name is। In this name, Mangifera represent the genus, while the indica is a particular species or a specific epithet। Indica is a species or a specific epithet। Other universal rules of nomenclature are as follows। so आगे देखेंगे nomenclature के universal rules क्या है। so उसमें 4 rules दिए हुए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Biological names are written in Latin language। में टाइप अगर करते हो तो आप लैटिन में करोगे, और रिटर्न करोगे तो उसको इटैलिक्स में करना है। इटैलिक्स मतलब वो क्रॉस वाला जो हैंड राइटिंग। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। सो लैटिन लैंग्वेज क्यों इस पर यूज़ करते हैं मालूम है क्या आपको, क्योंकि लैटिन क्या है, डेड लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है, लैटिन है डेड लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। सो द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, वाइल द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पीशीज। सो अभी जो पिछली स्लाइड में पढ़ा, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, biological name represent the genus while the second component denotes the species epithet।
Both the words in the biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics and indicate their Latin origin. The first word denoting the genus starts with the capital letter while the specific epithet starts with the small letter. It can be illustrated with the example of magnifera indica. The first word capital है, ये पूरा जीनस लिखा हुआ है और ये पहले ही लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अगर इटैलिक्स में प्रिंटेड है तो ये देखो इटैलिक्स से ही है. और ये देखो सेकंड वर्ड है, उसमें फर्स्ट वर्ड भी सेकंड है, मतलब जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसमें भी फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखा हुआ है. बस कैपिटल किधर लिखना है तो फर्स्ट लेटर, मतलब जीनस में कैपिटल लिखना है. Name of the author appears on the specific after the specific epithet. To ensure the biological name is written by the abbreviated form, that is Magnifera indica lin. Magnifera indica lin, that is abbreviated as Magnifera indica lin. It indicates that the species was first described by Linnaeus. It is indicates that the first species was described by, so species किसने describe किया था, Linnaeus ने. सो आपको रूल्स याद हो गए. सो पहले 4 रूल्स क्या थे. पहली बात तो लैटिन में लिखा होना चाहिए, लैटिन डेड लैंग्वेज है इसलिए. तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, फर्स्ट होगा जीनस और सेकंड होगा स्पीशीज. बोथ शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन एंड प्रिंटेड. इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए. और फर्स्ट वर्ड है जो जीनस का वो कैपिटल में होना चाहिए और फर्स्ट लेटर जो स्पीशीज का वो हमेशा स्मॉल में ही होना चाहिए. सो ये 4 जनरल रूल्स हो गए. और फिर भी आइडेंटिफाई करना है कि आपको पता चलना है कौन से साइंटिस्ट ने बनाया, तो उसमें आपको साइंटिस्ट का नाम भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना होगा. जैसे इधर एग्जांपल दिया हुआ है मैग्निफेरा इंडिका लीन. सो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, मैग्निफेरा इंडिका लीन. सो अगला, it is nearly impossible to study all the living organisms. It is necessary to devise some means to make it possible. This process is called classification. So अगर ये सब इजी नहीं है ना कि हर एक ऑर्गेनिजम्स लो पढ़ते बैठो उसके बारे में अलग अलग जानकारी निकालते बैठो, सो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे अभी, क्लासिफिकेशन करेंगे. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इन कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सेम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. For example, we can easily recognize such a group of plants or animals like dog, cat, insect. The moment we use these terms, we associate. The moment we use this term, we associate. Certain character with the organisms in the group. What image do you see? Where do you think a dog? When you think of a dog, we see a dog. Obviously, each one will see a dog. अगर आप डॉग के बारे में सोच रहे हो तो डॉग ही देखोगे ना. अगर डॉग के बारे में सोच रहे हो तो डॉग देखोगे, कैट के बारे में सोच रहे हो तो कैट देखोगे. अगर डॉग के बारे में सोच रहे हो तो कैट आपको नहीं दिखेगा गाइस. नाउ इफ यू थिंक ऑफ द Alsatians, we know what we are of course talking about. Similarly, suppose we say they are mammals, you will course that think external ears and the body hair. Likewise, in plants, if we talk about wheat, the picture of each of mind comes is wheat plant and not of the rice or any other plants. Hence, all the dogs, cats, mammals, wheat, rice and plants, animals, etc. are convenient category. We can study organisms. The scientific term for these categories is called taxa. Here, you must recognize the taxa and can indicate the categories at different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa that you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at the different levels. सो टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग. उसके बाद क्या होता है, टैक्सोनॉमी आएगा. सो वो टैक्सोनॉमी, ये देखो टैक्सोनॉमी है, ये पढ़ेंगे हम लोग. टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी समथिंग न्यू नहीं है. Human beings always have been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with regard to their own use. In early days, human beings needed to find sources for the basic needs, that is food, clothing, shelter. The earliest classification was based on uses of human organisms. So human organisms के uses पे जो बेस्ड था वो था food, shelter and clothing. So human beings were since long not interested in knowing more about different kinds of organisms, their diversities, but also relation among them. This branch of study was referred to as systematics. Human being, the study of the organisms, kind of organisms and the diversity in relationship along with them is called as systematics. The word systematic is derived from Latin language. फिर से लैटिन से आया और लैटिन का वर्ड क्या था, सिस्टमा, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus used Systema Naturae as a title of his publication.
The scope of the systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary and relationship between them. Evolutionary relationship between them. So आज के वीडियो में हम लोग ने इतना पढ़ा. अगले वीडियो में हम लोग टेक्सोनॉमी मतलब वो किंगडम क्या है, स्पीशीज़ क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे. लेक्चर 2 वाला वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे. तब तक के लिए आपको अगले लेक्चर में जब आओगे तो आपको इतना जो पार्ट है वो एनसीईआरटी पढ़ के आना है. उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये भी बात याद रखनी है कि हम लोग ने जो जो किया उसको रिवाइज करेंगे और फिर अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे गाइज. तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग. वी हैव टू क्रैक नीट 2022 गाइज. थैंक यू.